नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सोमवार को यह सत्र शुरू होगा। मंगलवार को पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ मंगल मिलन करने वाले हैं। अब एनडीए की बैठक को मंगल मिलन कहा जाएगा। बुधवार से संसद में कैसी सियासत देखने को मिलेगी, उसका ट्रेलर कांग्रेस पार्टी 2 दिनों से पेश कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि मुद्दे तो 8 हैं जिन पर सरकार से सवाल जवाब होंगे, लेकिन बड़े मुद्दे 3 हैं: परिसीमन बिल, चढ़ावा चोरी और पेपर लीक। और इन तीनों में पेपर लीक के मुद्दे को कांग्रेस संसद के पहले ही दिन जोर शोर से उठाना चाहती है। नीट पेपर लीक कांड के बाद से ही राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। कोचिंग हब कोटा से शुरू हुआ उनका गूंज कार्यक्रम अब देहरादून पहुंच चुका है। इस वक्त राहुल गांधी देहरादून में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के कार्यक्रम में मौजूद है। उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इसी मसले पर चल रही है, जो 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इन सबकी सबसे बड़ी मांग शिक्षा परीक्षा भर्ती में धांधली की जवाबदेही तय करना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उधर सरकार की प्राथमिकता 2/3 ताकत जुटाने में लग चुकी है, क्योंकि सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक ऐसे बिल है जो विपक्षी एकजुटता के लिए एक चैलेंज साबित होने वाले हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में जो संभावित विधेयकों पर चर्चा की बात कही गई है, उसमें न तो परिसीमन बिल का जिक्र किया गया है और न ही 30 दिन की जेल पर पीएम सीएम की बर्खास्तगी वाले बिल का जिक्र। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट इस मामले में आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार लिखकर कुछ और देती है और सत्र में कुछ और ही करती है। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आने वाले मानसून सत्र क्या सरकार और विपक्ष के अपने अपने मुद्दों की खींचतान की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगे? क्या सरकार जरूरी विधेयक पारित कराने में कामयाब होगी, या फिर दरकते इंडिया की कमान संभाल रही कांग्रेस को एक बार फिर वही गीत गाना पड़ेगा, होंगे कामयाब एक दिन? तो सवाल तमाम है, लेकिन उन पर चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दो दिनों बाद संसद का सत्र शुरू होगा तो सरकार के पिटारे में एक से बढ़कर एक विधेयक होंगे जो विपक्ष का इम्तिहान लेंगे। लेकिन सरकार के इम्तिहान के लिए विपक्ष के पिटारे में क्या क्या है? राजनीतिक तौर से अगर आप देखे जाए तो ये तो संविधान संशोधन तो है ही है सरकार की ओर से, पर हमारे ओर से चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर तो वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीट का मुद्दा है, छात्रों की गूंज एक मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली जो बिगड़ा गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री नाकामयाब हुए हैं हमारे शिक्षा प्रणाली को कंट्रोल करने में, और जो लाखों युवा अंधकार ही अंधकार है उनके भविष्य में वो देख रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हैं हमारी ओर से। 16 जुलाई को सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्ष के मुद्दे तय कर लिए हैं। कांग्रेस कहती है कि मॉनसून सत्र में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, नीट समेत कई परीक्षाओं का पेपर लीक, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी, परिसीमन विधेयक, पेट्रोल इथेनॉल विवाद, महंगाई, किसानों की बदहाली, मणिपुर में जारी हिंसा और चीन से बढ़ता व्यापार घाटा और विदेश नीति। ये 8 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इन 8 मुद्दों में 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे जिनमें परिसीमन समेत 3 विधेयक, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी और पेपर लीक है। हम चाहेंगे चंदा चोरी एक मुद्दा है, नीट मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, खुदरा महंगाई एक मुद्दा है, थोका महंगाई एक मुद्दा है, और खास तौर से खुदरा महंगाई जिस मात्रा में बढ़ी है खुदरा महंगाई। इनमें नौजवानों के भविष्य से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से लगातार आक्रामक राजनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। और अब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो देहरादून में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सरकार को घेरा है। दरअसल नीट पेपर लीक विवाद से शुरू हुआ राहुल का ये राजनीतिक संघर्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर है।
जिसमें राहुल नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की जवाबदेही लेते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करना, परीक्षाओं के लिए नए राष्ट्रीय तंत्र बनाने, टाली जा रही परीक्षाओं को तुरंत कराने, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई, सरकारी नाकामी से प्रभावित विद्यार्थियों को सरकारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और यही मांगे संसद में भी उठाने की बातें कहते रहे हैं। यही तो राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कोटा में कहा जो 3 बीमारियां हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, 3 बीमारियां, एक तो निजीकरण, दूसरा केंद्रीयकरण और तीसरा संघीकरण, जो लाखों युवाओं को भविष्य पर अंधेरा छा गया है इन 3 बीमारियों के कारण से। पेपर लीक का मुद्दा संसद सत्र में बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि राहुल के आंदोलन के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक अनशन चल रहा है, जिनमें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल वाले मंच पर बारी बारी से विपक्षी नेता हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल, तो समाजवादी पार्टी की ओर से डिम्पल यादव, आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल, तो सीपीएम की ओर से सुभाषिनी अली, उद्धव ठाकरे की ओर से अरविंद सावंत, तो टीएमसी की ओर से कीर्ति झा सोनम वांगचुक से मिलकर आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। 20 जुलाई को संसद के सत्र के दिन ये टोली संसद मार्च का ऐलान कर चुकी है और जिस तरह से राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे को गर्म कर रखा है, 20 जुलाई को दिल्ली में इस पर जबरदस्त सियासत देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। संसद के बजट सेशन में एसआईआर को लेकर विपक्ष सड़क पर उतर आया था और उसी को लेकर पार्लियामेंट के बाहर भी काफी विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि डिलिमिटेशन बिल का सफल न होना यह सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ था। इस बार सरकार इस बात को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ नए मुद्दों के साथ विपक्ष भी तैयार है। तो कैसे होगी चर्चा इस बार के मानसून सेशन में? हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, सत्य प्रकाश मिश्रा हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। क्या मानसून सत्र में मंगल मिलन के बाद सरकार सारे बिल पास करा लेगी, क्योंकि अब एनडीए की मीटिंग को मंगल मिलन कहा जाएगा जो मंगलवार को होना है। दूसरा सवाल, क्या चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? तीसरा सवाल, क्या संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बने रहने की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुद्दे भी ऐसे हैं, खास करके पेपर लीक का मुद्दा, और विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा यह उनके एजेंडे पर है और 20 तारीख को इस बात को लेकर संसद पर मोर्चा भी ले जाने वाले हैं। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, और यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर आक्षेप जरूर लेगी, लेकिन खबर तो है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार को सभी दलों के समर्थन का भरोसा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर बाकी इंडिया अलायंस के घटक दल भी परिसीमन बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। ऐसा भरोसा सरकार को हो चुका है। हमने कल चर्चा की थी इस बारे में कि एनसीपी एसपी की भूमिका इस बात को लेकर क्या होगी। हालांकि डीएमके ने कहा है कि जब बिल का ड्राफ्ट आएगा उसके बाद वो अपनी भूमिका रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब तक कई दल ये कह रहे हैं, आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर गई थी, उनका ये कहना था कि जब तक बिल नहीं देखेंगे हमारी भूमिका हम साफ नहीं करेंगे। डीएमके भी इस बात को लेकर आमादा है कि हमें पहले बिल देखना है, क्या उसमें कुछ बदलाव किए गए। ऐसे में बीजेपी किस आधार पर यह दावा कर रही है, सूत्रों के हवाले से क्यों ना हो, लेकिन यह दावा किस आधार पर कर रही है कि सभी लोग समर्थन करेंगे? साहिल, मैं आपको बता दूं कि सरकारी सूत्रों ने हमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कुछ राजनीतिक दलों से सरकार के जो लोग हैं वो लगातार बातचीत करते रहे, और जिस तरह से बातचीत हुई है उससे ये चीज साफ हो गई है कि अगर सरकार को 2/3 बहुमत किसी बिल पे चाहिए तो वो इस वक्त उनके पास है। नंबर गेम की बात करें तो 293 एनडीए के पास है, पिछली बार 5 का समर्थन मिला था, 298 वोट जो है वो डिलिमिटेशन के टाइम पर सरकार को मिले थे, लेकिन अब ये बढ़कर 246 तक तो पहुंच ही गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है कि डीएमके वो पार्टी है जो कांग्रेस का स्टैंड का विरोध करेगी,
इसलिए वो सरकार के साथ रहेगी और सरकार सरकार को कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना होगा डीएमके की रजामंदी से, तो उसको पास कराने को डीएमके का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन पीयूष, एक बात नहीं समझ में आ रही है, और इसको लेकर सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी जरा बता दीजिएगा, क्योंकि जो बिजनेस की लिस्ट आई है जिसमें बिलों का जिक्र किया गया है, उसमें 3 बिल तो मुझे साफ दिखाई देते हैं कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल उसमें दिखा गया है, जो लिस्ट यहां पर दिख रही है। राष्ट्रीय गान का अपमान करेंगे तो दंडनीय अपराध बनाएंगे, वो वाला एक बिल है, और लेजिस्लेशन है जिसको जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनकी संख्या को लेकर। लेकिन कहीं भी अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो परिसीमन का बिल का जिक्र इस पे क्यों नहीं किया गया है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और इसको लेकर हमने चर्चा की थी अपने सूत्रों से, तब हमें ये जानकारी मिली कि ये वो बिल है परिसीमन का बिल जिसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसको लेकर सरकार को कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले ही जानकारी देनी होगी और उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस सरकार हो जाएगी कि हाँ इतना नंबर हमारे पास है, तो सरकार इस बिल को लेकर आएगी, ये भी हमें सूत्रों ने बताया है। अब ये बात तो निकल के सामने आ रही है कि अभी की जो स्थिति है संसद के अंदर, उसमें समाजवादी पार्टी इससे समर्थन नहीं करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आना चाहती। वहीं कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, इसलिए वो समर्थन नहीं करेगी। इसके अलावा लगभग सभी दल इस बात को लेकर मान गए कि परिसीमन का बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। यही तो मुद्दा है। जयराम रमेश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बहुत शुक्रिया पीयूष, क्योंकि अब नए अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 130th अमेंडमेंट बिल को लेकर जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार वो बिल इंट्रोड्यूस किए जाए जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सत्ता से बाहर करने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि 30 दिन अगर वो जेल में रहते तो वो बिल शायद लाया जाए, लेकिन हालांकि वो भी इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शहजाद, यही तो जयराम रमेश कहते हैं कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, यानी बिल की लिस्ट आप कुछ और दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सूत्र आपके बता रहे हैं कि हमारे पास तो 360 तैयार हो गए, आराम से हम जीत जाएंगे, तो वो बिल आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, जहां तक कहते कुछ है और करते कुछ है का सवाल है, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है। 2018 में इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट में हम प्राइस हाइक की चर्चा चाहते हैं, फिर रफाल लेकर बैठ गए, हाउस को डिसरप्ट किया। 2020-21 में इन्होंने कहा कि पेगासस को लेकर चर्चा चाहिए, हाउस को डिसरप्ट किया। 2021-22 के बाद कोविड को लेकर चर्चा की मांग की, हमने बोला चर्चा कीजिए कोविड पर, तो उस समय पर दूसरी रिपोर्ट लेकर, विदेशी रिपोर्ट लेकर बैठ गए, कभी हिंडनबर्ग के नाम पर, कभी कोविड वैक्सीन पे OCCRP के सोरोस की रिपोर्ट के नाम पर, और जो रिपोर्ट उन्हीं के साथी शरद पवार जी ने खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। तो आज तक तो ट्रैक रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कॉन्सेंसस बोलकर कॉन्फ्रंटेशन करने का, डिस्कशन बोल के डिसरप्शन करने का, ये तो कांग्रेस का रहा है। अच्छा, आपने बोला देखिए सब कुछ मंगल मंगल होगा, हमारे यहां तो मंगल 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 मिलन है, पर वहां पर तो जंगल और वहां पर जिस प्रकार से जलन है उसका एक तो आपको उदाहरण हर रोज देखने मिलता है समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का। भाई देखिए, राहुल गांधी के पास जनमत नहीं, 99 चुनाव हारे, ये समझ में आता है। उसके बाद उनके पास जो है जनपद भी नहीं बचा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, केरलम में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन को हटा दिया, हर जगह कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। परंतु अब संगत भी नहीं बचा। संगत में देखिए ना, पिछले महीने मैंने आपकी एक डिबेट दिखी थी, जून में आपने डिबेट कराई थी कि इंडी अलायंस ने अब तय कर लिया है कि हम लोग हर महीने 2 महीने में मिलेंगे, एजेंडा तय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनडीए की आज मीटिंग हो गई, कहां पर है इंडी अलायंस की मीटिंग? पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, कोई अता पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात पूछिए इनसे कि ये कितने मुद्दों पर एकमत है, कोई अता पता नहीं। अच्छा, कांग्रेस ने भी तो सबको धोखा दिया है, जहां पर भी पड़े कांग्रेस के कदम वहां पर उस पार्टी का निकला दम। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, अब टीएमसी वो तो कांग्रेस के साथ क्या रहेगी, खुद ही टीएमसी अपने साथ नहीं है, डीएमके कांग्रेस के साथ बैठना नहीं चाहती है, एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी बोलती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सदन की कार्यवाही चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये तो आप मानेंगे। रूल ऑफ द बिजनेस क्या होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार, आपको पता है कि हर बार लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक पूरी लिस्ट आती है कि ये इन बिलों पर चर्चा करेंगे, ताकि विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ उतर सके सदन के भीतर। अब ऐसे में मैं आपको यही पूछ रहा हूं, लिस्ट ऑफ बिजनेस में जिस बिल का नाम नहीं है, परिसीमन बिल का, डीएमके कह रही है कि हमारे पास तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, एनसीपी एसपी कह रही है कि हम जब ड्राफ्ट देखेंगे उसके बाद तय करेंगे। तो परिसीमन का बिल, क्योंकि आपके कदम तो 360 के तरफ बढ़ रहे हैं, तो परिसीमन का बिल आएगा या नहीं आएगा, या अचानक आएगा लास्ट वीक? देखिए, ऐसा है साहिल जी, मेरी भविष्यवाणी करने की कला राहुल गांधी जी जैसी अद्भुत नहीं है।
राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी 24 में और 19 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अर्थव्यवस्था डेड है कि उन्होंने घोषणा की थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है, ये भी भविष्यवाणी की थी। अभी मेरे सामने गवर्नमेंट की तरफ से किया गया 5 बिल का एक लिस्ट है। वो बिल्स है इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर मतलब वंदे मातरम को सम्मान देना, और एमएसएमई का बिल। और ऑल पार्टी मीटिंग तो अभी होगी ना साहिल जी। ऑल पार्टी मीटिंग में यदि विपक्ष को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे चर्चा अनिवार्य है, उसको लेकर आए। और भविष्य के गर्भ में क्या रखा है वो तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, पर हां मैं ये जरूर कह सकता हूं। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि विमेंस, उसके लिए तो हम कमिटेड ही है विमेंस रिजर्वेशन के लिए। क्या रागिनी नायक विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ है? रागिनी जी को फाइनली मौका मिलेगा पार्लियामेंट में। रिजर्वेशन तो पास हो चुका है, उसका क्रियान्वयन भी तो होना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साहिल जी, ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर पहले दिन से हम संसद के भीतर गतिरोध देखना शुरू ना कर दे, क्योंकि आपने साफ कर दिया है कि पेपर लीक आपका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और पहले दिन तो सरकार चाहती है, जो अभी हेडलाइन हमारे यहां चल रही थी, कि अमित शाह इंट्रोड्यूस करेंगे वंदे मातरम के सम्मान का बिल पेश करेंगे सदन के भीतर। तो ऐसे में कहीं इस बार पेपर लीक को लेकर आपका पूरा लामबंदी तो नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये जरा परिसीमन पर भी बता दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर बाकी सभी लोग उनके पास हो गए हैं अभी इस पूरे मामले में। देखिए साहिल, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, जवाब देना पड़ता है। और जब सवाल आपसे पूछा जाए तो अपनी करनी के ऊपर आपको जवाब देना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर परिसीमन विधेयक के ऊपर 2/3 बहुमत होता भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पास, तो ये सूत्रों के हवाले से सुर्रा नहीं छोड़ा जाता, ये हवा में तीर नहीं मारा जाता। संसद में जाकर वोटिंग करवाकर सीधा 2/3 बहुमत सिद्ध किया जाता। तो ये इस तरीके की भ्रम फैलाना, अफवाहें फैलाना, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करना, ये सब इनके पहले पुराने आजमाए हुए हथकंडे हैं। लेकिन मैं पहले तो यही कह दूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और मैं याद दिला दूं 17 अप्रैल, और उसके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मोदी सरकार के अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब बुलडोजर राजनीति आपकी नहीं चलेगी, तो मोदी जी को लगता है कि अपने प्रदेश सरकारों में तो चलवा नहीं सकते, तो विपक्ष की आवाज को संसद में बुलडोज कर दो। लेकिन किसी भी तरह से भारत के संघीय ढांचे पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर प्रहार करने वाला कोई भी विधेयक आएगा तो वो कैसे औंधे मुंह गिरेगा, ये 17 अप्रैल की तारीख ने सिद्ध कर दिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी, विपक्ष की एकता का भी स्वाद चख लिया मोदी सरकार ने। और ये भी मैं कह देती हूँ कि निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू होके संसद से निकले। तो साहिल ये ना करें, वो तारीख अब इतिहास हो चुकी है रागिनी जी, वो तारीख अब इतिहास हो चुकी है, अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब हम जरा आज भविष्य की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है, भूमिकाएं बदल रही है धीरे धीरे। देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है साहिल क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास गायब नहीं हो जाता है। पर आपने ठीक कहा, आज वर्तमान की बात हम कर लेते हैं। 298 मत मिले थे इन्हें, 20 टीएमसी के विधायक इनके पास आ गए, 6 और आ गए, कितने हुए आप खुद अंक गणित कर सकते हैं, या मोदी जी से करवा लीजिए, वो तो आजकल बहुत अच्छा करते हैं। 1 और 1 मिलकर 2 होता है, या 1 और 1 मिलकर 11 होता है, या 1 और 7 मिलकर 8 होता है, या 2 और 6 मिलकर 8 होता है, उनसे ही करवा लीजिएगा। बात यह है कि विवाद के जरिए सारे विधेयक पास क्यों करने हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। जब भी संसद का सत्र आता है साहिल, तो देश की जनता बहुत ही आशा के साथ देखती है सरकार की तरफ और सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा विधेयक जो देश हित के हैं वो एक आम सहमति बनकर पास किए जाएं, विवाद से नहीं, संवाद से और सार्थक चर्चा से किए जाएं। लेकिन मेरी मुर्गी की 1.5 टांग तो 1.5 टांग, माय वे और द हाईवे, ये तो नहीं चलेगा ना। योगी और मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसकी नाक के नीचे कौन सा ऐसा चौकीदार था जिसकी दाढ़ी में तिनकन थे, जो बचाना चाह रहे चोरों को कि राम के नाम पर लूट हो गई और सरकार कंबल ओढ़े सोती रही। ये तो इस पर सवाल पूछा जाएगा। आज देहरादून में है राहुल गांधी जी, कोटा के बाद छात्रों की गूंज और उनकी हुंकार आज वहां सुनाई दे रही है। 10 साल में 90 पेपर लीक हो गए साहिब,
48 बड़े पेपर जो है वो दोबारा लेने पड़े, 22 बड़े एग्जाम कैंसिल हुए हैं, 6.5 करोड़ छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। जिस एनटीए के बैन करने की बात की गई और मांगी एनटीए बैन करने की बात की गई, उसी एनटीए की सिफारिश पर टेलीग्राम को बैन कर लीपापोती कर दी। धर्मेंद्र प्रधान की जगह आप सीबीएसई के कुछ लोगों का तबादला कर देंगे और सोचेंगे कि हो गया, नहीं हो पाएगा। इस पर चर्चा तो ये गतिरोध कैसे रुकेगा फिर रागिनी? आप बताइए कि ये गतिरोध कैसे रुकेगा, क्योंकि विपक्ष जब सदन की कार्यवाही के लिए जा रहा है तो इस मुद्दे के साथ जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम सदन ही नहीं चलने देंगे। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। साहिल जी, तो जब तक तो ये कैसे होगा? मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। मैं आपको बताती हूँ, एक तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा कि आप 19 जुलाई को कहें कि सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन उस बैठक में सुन जरूर लें, पर करें सिर्फ अपने मन की। केवल अपने मन की बात से नहीं चलता। जन गण मन, पहले जन आता है, फिर गण आता है, फिर मन आता है। मोदी जी उल्टी गंगा ना पाए। और दूसरी बात, मन की बात से नहीं होगा, थोड़ी विपक्ष की बात भी सुननी होगी। हाँ साहिल जी सुनिए ना, एक लाइन, चलिए एक लाइन सुन लेते हैं। और शहजाद एक लाइन उनको बोलिए। उनका काफी लंबा हो गया भाई, हमको भी तो मौका दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि अरे कुछ नहीं, आप पट्टी लेकर मत बैठिएगा। इंच से कुछ नहीं होगा। आपको भी बहुत लंबा समय मिलता है शहजाद। बैठा हूं, घड़ी तो वैसे भी इनके साथ नहीं है। मैं यहाँ पर स्पीकर के पोजीशन में तो हूं नहीं। चलिए रागिनी एक लाइन। देखिए, इनको ये भी समझना चाहिए, ये भी भाजपा को अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए कि 2 कान और 1 जुबान दिए, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखें। रूल ऑफ बिजनेस, लिस्ट ऑफ बिजनेस, दोनों पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। अगर अमित शाह जाकर भाषणों में कहते हैं कि 50% सारे प्रदेशों की सीट बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद जब विधेयक आता है तो उत्तर पूर्वीय राज्यों और दक्षिण के राज्यों के हक को मार लिया जाता है, हिस्सा चोरी होती है, तो वो कैसे बर्दाश्त होगा ना? आपके तो मुंह में राम, बगल में छुरी है। अब मैंने आपके आग्रह पे ये भी ऐड होगा कि नहीं होगा ये भी पूछ रही है वो। चलिए, उनके आपके आग्रह पे उनकी पूरी बात सुनी बिना कुछ बोले, तो मुझे भी ये संरक्षण दीजिए। साहिल जी, सबसे पहले तो बात बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स। देखिए, हम तो गणित के आंकड़े करते हैं ठीक से, परंतु इनके पास तो एक ही आंकड़ा है, 0। दिल्ली में तो मैडम का रोल भी रहा है 0 लाने में। एनीवे, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए? साहिल जी, संरक्षण संरक्षण साहिल संरक्षण उन्होंने सुना था पूरी। रागिनी प्लीज, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने सुनी थी पूरी बात, ऐसे मत करिए प्लीज ऐसे मत करिए रागिनी। उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी थी, आप सुन लीजिए, वरना यही होता है। एक गरीब पसमानदा मुसलमान को संरक्षण दे दीजिए जोशी जी। थैंक यू। ऐसा है साहिल जी, चलिए हाँ ऐसा है साहिल जी। अभी मैं साहिल जी, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती साहिल जी, दिस इज नॉट द वे। साहिल जी, मैंने पूरी बात सुनी, आप तय कर लीजिए। सुन रही है वो आपकी बात। वो बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रही है और 2 विंडो में रखा है, तो मेरी बात आधी कट। नहीं, मैं खुद भी आपको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं, कल अगर आप शुरू कर रहे हैं उल्टे तरफ से तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। आप तो उसमें माहिर है। कौन हिम्मत करेगा आपको डिस्टर्ब करने की? साहिल जी, रागिनी प्लीज ऐसे मत करिए। आपकी बात पूरी सुन ली ना उन्होंने, ऐसे मत करिए। साहिल जी, देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट को तो देश ने ही उनको ही निपटाने का काम किया है। 3 बार निपटा, 99 चुनाव में निपटा। अब मैं अपनी बात एक एक करके रखता हूं। हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश क्या बोलते हैं वो सीख कर आए। जयराम रमेश ने बोला कैटेगोरिकली, भाई देखिए डिलिमिटेशन आ रहा है, कैटेगोरिकली एफसीआरए का बिल आ रहा है। और रागिनी नायक बोल रही है कि अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस, रिवाइज बिजनेस, फलाना बिजनेस, जब लिस्ट आया ही नहीं है आपके हिसाब से, तो ये जयराम रमेश ने कहां से प्रेडिक्शन कर लिया कि ये सारी चीजें आने वाली है? और अगर आने वाली, ये एक्चुअली डिलिमिटेशन नहीं साहिल जी, लिमिटेशन का मामला है। राहुल गांधी की लिमिटेशन है, जनमत नहीं, संगत नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा संघीय ढांचे पे हमला है, डिलिमिटेशन का। तो इसका मतलब, अभी मराठी में बोला था सुप्रिया ताई ने 2 दिन पहले, कि अगर ये 50% वाला फॉर्मूला जो अमित शाह जी ने बोला है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे साउथ के स्टेट्स की पहले 129 सीट थी, 23% था, वो 195 होगी, 24% होगा। तो क्या सुप्रिया ताई झूठ बोल रही है और संघीय ढांचे पे हमला चाहती है? या दूसरे वो मुस्कुराते, हमारे आनंद जी बैठे, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उसका समर्थन किया है, बोला है कि मुझे प्रिंसिपली कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो क्या प्रियंका चतुर्वेदी, और एक बात बता दूं साहिल जी, केवल उनकी प्रियंका नहीं, मैं तो एक और प्रियंका को जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन। मैं तो एक डिंपल को भी जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए रिजर्वेशन। मैं तो जानता हूं कि बहुत सारी कनी मोजी भी है जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन।
तो हो सकता है जो ये डिलिमिटेशन अपनी लिमिटेशन देख लो। कांग्रेस के साथ आज कोई नहीं खड़ा, एक समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसको भी आए दिन इमरान मसूद गालियां देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे साथ कोई नहीं, हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। अरे आप अपने अलाइड पार्टनर को नहीं समझा पाए। अच्छा दूसरी बात जो चिंता ये करती है ना रागिनी नायक, वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, 2 सांसद है ना इनके, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, राहुल एंड प्रियंका, किधर थे 21 दिन से? एक बार गए वायनाड में, न पार्टनर की चिंता, न पार्टी की चिंता, पंजाब में टूट रही है, न पीपल की चिंता, और फिर पार्लियामेंट में आके ड्रामा करना है और फिर परिवार को ऊपर रखना है और हमें गाली देना है। लेकिन अगर पेपर लीक का मामला निकलता है शहजाद, अगर पेपर लीक के मामले पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इनकी मांग बड़ी साफ है और 20 तारीख को मोर्चा भी होने वाला है, जंतर मंतर से भी निकलेगा, विपक्ष के कई सांसद उनको जाकर मिल रहे हैं, नेता भी मिल रहे हैं, जिसमें बड़ी लिस्ट है, उसमें समाजवादी पार्टी भी के लोग भी जाकर मिलकर आ गए हैं। एनसीपी एसपी आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर जाकर आई है, अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर आए हैं, पवन खेड़ा आज जाकर मिलकर आए, तो पूरा अपोजिशन वहां पर जाकर मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। डिलिमिटेशन का जो होगा वो होगा, लेकिन पेपर लीक पर, मंदिर चोरी पर, उस पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए एक तो मैं कह दूं कि मेरे लिए आज एक बहुत ही मैं कह सकता हूं संतुष्टि की बात है कि जो लोग और जिनके नेता रोम रोम करते थे वो राम राम करने लगे। राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, जो राम जी का मंदिर लटकाया भटकाया अटकाया 70 वर्षों तक, कपिल सिब्बल को भेजा कि मंदिर का कार्य रोक दिया जाए, और ये स्वयं इस प्रवक्ता ने कहा है कि राम इमाम हिंद, मतलब राम मुसलमान है। जो लोग हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाते थे, राम जी को इलीगल ऑक्यूपेंट बताते थे, वो राम जी की बात कर रहे। भाई सुप्रीम कोर्ट तक उससे कोई चिंता नहीं है। साहिल जी मैं मेरे बीच में आप क्या है बोल रहे हैं, मुझे पूरा तो कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक गए। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरे सवाल को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं अपना जवाब तो अपने तरीके से दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि किस विषय, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं ऑरेंज पर, आप बात कर रहे हैं कहीं और इस पर, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपने राम जी एप्पल ऑरेंज तो नहीं होगा ना। आपने राम जी के विषय को उठाया, तो मैंने ये पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में है। मैं एक बार दोहराता हूं, सवाल दोहराता हूं, एक बार फिर मैं सवाल दोहराता हूं। मैंने पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है, पेपर लीक का मुद्दा हो या मंदिर चोरी का मुद्दा हो। सिर्फ डिलिमिटेशन के मुद्दों को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है, बाकी इस पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। ऐसा है साहिल जी, जहां तक सवाल है उनकी एकता की, तो मैं तो बोल रहा हूं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज ही बोल दे कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड है कि आधी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़नी है। पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी को, आज आपने बिठाया नहीं है, कितनी एका है वो समझ में आ जाता। यही एका पार्लियामेंट में पहले भी कहने की कोशिश की थी। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग है, कांग्रेस के मुद्दे अलग है। हिंडनबर्ग और अडानी के मुद्दे पर कोई कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा रहा। तो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो तो देखिए। जिस कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि इमाम हिंद वो कम से कम बात ना करे प्रभु श्री राम की। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग बिल विपक्ष के सामने खड़ा है, उस मुद्दे पर तो विपक्ष में अलग अलग गुट साफ नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग आवाज में बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है। तो ये एकजुटता कैसे रहेगी? साहिल, सबसे पहले तो मुझे ये भी कहना ही पड़ेगा कि भाजपा को अपने प्रवक्ताओं की कंफ्यूजन को दूर कर भी भेजना चाहिए। आज प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। जयराम रमेश जी ने जरूर कहा कि डिलिमिटेशन को लाया जाएगा, चोरी चुपके से लाया जाएगा, वही हो रहा है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में डालेंगे नहीं और सूत्रों के हवाले से सुर्रे छोड़ेंगे कि हमारे पास बहुमत है। अरे बहुमत है तो डालिए ना लिस्ट ऑफ बिजनेस में, और संसद में पहले ही दिन लाइए, वोटिंग करवाइए, पता चल जाएगा आपके ऊपर कितना बहुमत है। तो झूठ मत बोलिए और झूठ बोलकर मुस्कुराइए मत। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि कहीं किसी के दिमाग में ये भ्रम है, या आप फैला सकते हैं कि परिसीमन महिला आरक्षण जो है वो एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज की कल की मीटिंग में भी ये बात कही, बार बार कही कि आप पहला बिल लेकर आइए और बोलिए 543 सीटों पर आरक्षण दे रहे हैं, 181 महिलाओं को लोकसभा में पहुंचा रहे। कांग्रेस भी आपके साथ है। अच्छा। लेकिन महिला आरक्षण बिल को और आड़ बनाकर ऐसा परिसीमन जिससे कि आप जातिगत जनगणना को रोक सके, आप राज्यों की हिस्सेदारी कम कर सके, नहीं करने देंगे। सुप्रिया सुले ने चिट्ठी लिखकर ये बोला कि 50% सीट बढ़ाइए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात, राम मंदिर पे और बोल दूं, इन्होंने कहा था, सुनिए, कान खोलकर सुनिए भाजपा प्रवक्ता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, उन्हें ना प्रभु राम मिलते हैं ना जनता जनार्दन। मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा संसद में की,
मोदी जी के पीएमओ ने चुन हाँ। चुन कर ट्रस्ट में लोगों को रखा, मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ठीक है। ध्वजारोहण किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, मोदी जी कन्नी काट ठीक कर है। बच नहीं सकते, मुंह में राम बगल में छुरी दबाकर जरा आनंद कंवर दुबे का बादशाह जिक्र को हुआ है, कोई नहीं सकते। ठीक है, शहजाद ने आनंद दुबे का जिक्र किया है, तो जरा उनके पास चलेंगे, क्योंकि आनंद दुबे से मुझे यह जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि पेपर लीक के मामले पर आनंद दुबे की पार्टी बात किसी और की कर रही है, यानी सोनम वांगचुक के समर्थन की बात कर रही है, लेकिन क्यों नहीं उन्हें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं जो कोटा जा रहे हैं और आज देहरादून में बैठे हुए हैं। यह विपक्षी एकता सदन के पहले कैसे हमें दिखाई देगी? आनंद दुबे। साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भारतीय जनता पार्टी हमारे कुनबे में करा के दंगल अपने यहाँ चाहती है मंगल, तो ऐसा मंगल कब बन जाता है अमंगल, उनको पता ही नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके पास जनता ने 293 का मैंडेट दिया था 2024 में। आज बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पर लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि एनडीए ने जुटा लिया है 354। ये जो बाकी आए हैं ये कहां से आए हैं? लूटपाट से आए हैं, डकैती से आए हैं, चोरी करके आए हैं, सहमति से आए हैं, गन पॉइंट पर आए हैं, प्रेम मोहब्बत से आए हैं। ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मानसून सत्र में, जब मानसून सत्र इसका नाम है, तो यहाँ किस वजह से आए हैं आनंद दुबे? आपका क्या एनालिसिस है? कुछ डूबेंगे, कुछ मैं वही कह रहा हूं, एक प्रेम भावना भी हो सकती है ना उनके मन में, खोले नहीं है, वो तो अटकलों में है। देखिए, ऐसा उनके मन में तो काल नेमी वाली प्रेम भावना है हमारे लिए कि मुंह में राम बगल में छुरी, और उनकी जो मनोकामना है वो है अभी अधूरी। उनको तो देखना है विपक्ष मुक्त भारत, जिनके दिमाग में हमेशा छुपी होती है शरारत। तो इनकी मनसा और इनकी नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का एक बार फिर जवाब नहीं दिया आनंद दुबे, क्योंकि बार बार आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए, विपक्ष की जब मीटिंग हुई थी, इंडिया अलायंस की बैठक में, आपको कारण बताता हूं ना, इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। आपके नेता उसमें कह रहे थे कि ये तो विपक्ष की हार है कि किसी एक कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक जो सड़क पर उतरे उनको ज्यादा समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे पर, और पेपर लीक का मुद्दा आप यहां पर सदन में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने यह बात कही थी, तो ये कैसे होगा? ये साहिल भाई आपकी बात सर आंखों पर। हमारी पार्टी 1966 में बनी थी, जिसका नाम है शिवसेना। उनके नेता है उद्धव ठाकरे साहब। तो हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारी पार्टी को लग रहा है कि नीट पेपर के लीक का विषय सबसे बड़ा है, बच्चों की आत्महत्या से जुड़ा है, हमारे नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, हम उठाएंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनकी पार्टी को भी उठाना चाहिए, वो कोटा में उठा रहे हैं, सुना हूं बिहार जाने वाले हैं, वो उठाएं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना चाहिए नीट पेपर वाला मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए राम मंदिर, भगवान के दान पात्र में चोरी का मामला। अगर बीजेपी उठाती है तो बीजेपी के साथ सहयोग करने में क्या तकलीफ है साहिल भाई? लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से दूर, फिलहाल तो परिसीमन पे सहयोग हो जाएगा बीजेपी के साथ। विपक्ष को सबसे बड़ा डर इस बात का होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में इस सदन में अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो वो परिसीमन का विधेयक लाकर पास कराना, यही सबसे बड़ी बात होने वाली है। लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा, आपको क्या लगता है कि क्या पेपर लीक के मामले पर विपक्षी एकता इस बार के सत्र में आपको दिखाई देगी? सत्य प्रकाश मिश्रा। देखिए, पेपर लीक का एक मामला गंभीर मामला था। सरकार ने उस पर कार्रवाई की, फिर से परीक्षा कराई, उसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती थी और सरकार ने उसका निर्वहन किया। ठीक है, वो लीक हुआ, वो ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, वो किसी के हित में नहीं था। सरकार ने लेकिन मुस्तैदी से यदि दोबारा परीक्षा नहीं कराया होता और फिर लीक हो गया होता तो बड़ी भूल होती, बहुत समझ लीजिए महापाप कह लीजिए आप इसको। सरकार उसमें पूरी तरह ये है। अब उसको चाहते हैं इस्तीफा। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जौहर साहब ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था तहलका.com के मसले पर। इस्तीफा वापस हुआ। पूरे सदन की कार्रवाई में जौहर साहब मंत्री थे, इन्होंने मंत्री स्वीकार नहीं किया। किस दिन किया? शायद आप शाहिल जोशी जी पत्रकार रहे होंगे। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई, उस दिन जौहर साहब को सुनना स्वीकार किया इसी कांग्रेस ने। तो यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तो मांगती है, उसका मुद्दा उठा करके जाती तो है उपराज्यपाल के पास, फिर उसी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में कूद जाती है।
ये क्या है दोहरा रवैया? तो ये सब जनता समझती है, जनार्दन समझती है। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, देखिए उनके दावे बड़े हैं लेकिन विपक्ष फेंकता है, कोई नहीं एकता है। दूसरा एक सवाल उन्होंने उठाया है कि राम मंदिर की चोरी की, देखिए वो बहुत कुकृत्य है। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? विपक्ष फेंकता है, वो बस फेंकता है। वो जो दावे हैं उसके एकता का, वो बस फेंकता है, कोई एकता नहीं है उनमें। अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए ना, इंडिया अलायंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, बढ़िया है, फेंकते रहो। अब है कि चाल बकुल की वो चलत है, अब बहुरी कहावे संत, महिला का अधिकार रोकने वाले शायरी गा रहे हैं। वाह कितना दम्भ है कि महिलाओं को उस दिन अगर पास हो जाता विधेयक, इस देश की तमाम महिलाएं संसद की तरफ उम्मीद से देख रही थी। बढ़ी हुई सीट में उनको 21वीं सदी में कुछ और है ना सत्य प्रकाश जी, उसमें नहीं हिस्सेदारी मिलती उनको, उसमें डर तो कुछ और ही है ना। 33 साल से साहिल जोशी जी प्लीज, 33 साल से तरह तरह के बहाने, तरह तरह के फसाने लगा करके, तरह तरह के पेच, महिलाओं का अधिकार को रोका गया। अगर उस दिन कांग्रेस ठान लेती कि नहीं इस देश की महिलाओं को इस सदन में आने का हक है, और प्रधानमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर कहा था ले जाओ, पास कराओ, क्रेडिट ले जाओ, नहीं, विपक्ष को रोकना था। रोकिए भाई, महिला इस देश की देखती है, समझती है, समझदार है। रागिनी नायक आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। दीजिए साहिल जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंची। अच्छा आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, मुझे आखिरी लाइन सत्य प्रकाश जी, आखिरी लाइन, चलिए बोलिए, बोलिए एक मिनट आनंद दुबे जी, एक मिनट, उन्हें आखिरी लाइन बोलिए, बोलिए। मेरी आदरणीय प्रवक्ता महोदय यहाँ जो हैं, यहाँ बैठी हुई रागिनी नायक जी, वो कहती है सिखाना चाहिए भाजपा को। भाजपा का प्रवक्ता बहुत कंफ्यूज है महोदया, भाजपा राहुल जी को भी सिखाना चाहती है, भेजिएगा, सिखाएंगे और बढ़िया से सिखा के भेजेंगे, आपके विपक्ष के नेता अच्छा काम करेंगे। तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, अब तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। एक मिनट रागिनी जी, एक मिनट, पहले आनंद दुबे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड आनंद दुबे जी। साहिल भाई, वैसे तो हमारे बड़े भाई सत्य प्रकाश जी बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ एक कहावत है, सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 नहीं, अब 72 का दुगुना होता है, 144 छेद है महाराज, 144 छेद है। अरे प्रभु, आप नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, अल्टी पल्टी की बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं, और चोरी चोरी हंसने के साथ साथ रोते भी होंगे कि अरे प्रभु कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे चरित्र हमारे सामने लाए हो। तो सत्यप्रकाश जी, आप कम से कम नैतिकता पर मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मानसून सत्र में कितनी बिजली गिराने वाले हो, मानसून सत्र में कितनी बरसात करवाने वाले हो, और मानसून सत्र में कौन भीगेगा और कौन डूबेगा और कौन तैरेगा। आप जवाब देंगे, उसके बाद शहजाद के पास चलेंगे। चलिए रागिनी। देखिए, सवाल भाजपा से पूछा जाए, मोदी जी से पूछा जाए, आरएसएस से पूछा जाए, जवाब में राहुल गांधी जी को ले आते हैं। इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने इनकी दुखती रग दबा रखी है। मैं बोल दूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में मिश्रा जी खुद 100 बार गिरे। और अब मिश्रा जी ने ना बोलते बोलते ये भी कह दिया कि हम लोगों को जनता ने वोट दिया है। तो अब ये हम लोग कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो मैं कह दूं कि नीतीश कुमार का प्रचंड समर्थक हूँ। एक मिनट, बीच मत बोलिए भाई साहब, बीच में विचारों का मैं समर्थक हूं। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। चलिए, वो नीतीश कुमार के समर्थक है, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, अपनी पोजीशन क्लियर हो गई उनकी। रागिनी जी आगे बढ़िए। उनकी पोजीशन ऐसे कितनी आसानी से क्लियर नहीं होगी। उन्होंने कहा विपक्ष फेंकता है, काहे की एकता है। तो मैं कहूंगी भाजपा का भजन गाते हैं, फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञ कहलाते हैं। आप सुन लीजिए अच्छे से, हम देश का आज मुक्त करिए, चुप रहिए, सुन लीजिए, सुनने का साहिल, इनको चुप कराइए, इनके बीच में सत्य प्रकाश जी प्लीज सुन लीजिए, चुप रहिए, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, रागिनी जी बोलिए। दोनों शर्तें जो महिला आरक्षण बिल के साथ लगी हैं, वो किसने लगाई? मोदी जी ने लगाई। हम कहते हैं आज उनसे मुक्त कर दीजिए, डिलिमिटेशन, गणना, जनगणना से मुक्त करिए। इस वक्त मॉनसून सेशन में 543 सीटों में, फिर से कह रही हूं, 181 महिलाओं को अगली लोकसभा चुनाव में संसद में भेजने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। असली महिला विरोधी जो है उसने शर्तों में महिला आरक्षण को बांधा, और वो मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, और केवल इसलिए बांधा कि मुखौटा पहनाएंगे महिला आरक्षण का, और पीछे लेकिन 50% अगर ऐड होगा, जो कई लोगों की मांग है रागिनी, तो उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? आपको डिलिमिटेशन से डर क्यों है? इतना डर क्यों है डिलिमिटेशन? कोई डर नहीं, पेंच फंसा है। साहिल, अगर 50% सभी प्रदेशों को मिल रहा होता, पहले मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा पॉपुलेशन के आधार पर सीट बढ़ेगी,
50% कैसे देंगे उसके ऊपर एक बार चर्चा तो करें, ड्राफ्ट में तो लेकर आए। आप चुनावी रैलियों में बोल देंगे और हम उसे मान लेंगे। आपके पास ड्राफ्ट बिल नहीं है अभी तक, 2 संसद का सत्र शुरू हो रहा है, किसी संसद के प्रशासन के पास पढ़ने के लिए साहिल जी, अब मैं अपनी बात रख लूं। साहिल जी प्लीज कृपया रोके, समय समाप्त होता जा रहा है शो का, मेरी बात बीच में कटे नहीं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं संरक्षण की। फिर से साहिल जी 543 पर जो ये आइडिया दे रहे थे, 2008-9 में तो बीजेपी ने राज्यसभा में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो पारित हुआ, उसके बाद 4-5 साल इनकी सरकार थी यूपीए की, तो क्यों नहीं पास करवा दिया? समय समाजवादी पार्टी साथ में थी, इनके पास आंकड़े थे। 543 पर अगर लागू होने का इतना ही पॉसिबल और प्रैक्टिकल था तो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के लिए बोली लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस समय पर 5 वर्ष तक क्यों नहीं? हमारा तो सपोर्ट राज्यसभा में था। साहिल जी प्लीज बीच में संरक्षण दीजिए, क्योंकि हर बार मेरी बारी में डिस्टर्बेंस होता है, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात साहिल जी दूसरी बात मैं अपनी बताना चाहता हूं कि देखिए, अब अज्यूम भी करते हैं डीलिमिटेशन का 1 मिनट के लिए, हालांकि ये बच्चा पैदा हुआ नहीं तो उसका मुंडन कराना व्यर्थ है, परंतु अज्यूम करते हैं। अमित शाह जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, प्लीज साहिल जी ये रनिंग कमेंट्री ठीक नहीं है। साहिल जी देखिए, हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। अनुशासन का ही पालन होना चाहिए। चलिए बोलिए। साहिल जी अज्यूम करते, क्योंकि अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ नहीं, इसका मुंडन करवाना है, रागिनी जी करवाती रहे, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला अमित शाह जी ने कहा है, उस फॉर्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 to 120 सीट होगी। रागिनी समाजवादी पार्टी खिलाफ है ना, उस फॉर्मूले में 60 सीट हो जाएगी बिहार की 40 से, रागिनी खिलाफ है ना उसके, और किसी सेट का हक नहीं मारा जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस पे है नहीं, सबका प्रो रेटा 50% बढ़ रहा है। शायद ये लोग पढ़ लिख के आते नहीं, या राहुल गांधी के आईक्यू के लेवल के हो गए सारे प्रवक्ता, तो बुद्धि कितनी है वो दिखाना जरूरी हो जाता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 10 सेकंड आनंद दुबे जी की बात पर साहिल जी प्लीज रोकिए। आनंद जी ने कहा मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाते, प्यार से बुलाते। आनंद जी बताइए, 1991 में छगन भुजबल जब 17 एमएलए तोड़कर कांग्रेस के खेमे में चले गए थे तो कांग्रेस ने डराया था, कांग्रेस ने धमकाया था, कांग्रेस ने क्या किया था? और अगर कांग्रेस ने आपकी पार्टी तोड़ी थी तो कांग्रेस के साथ आज भी आप क्यों हो? उसके बाद बताइए। ये बड़ा अनफेयर है भाई। नहीं साहिल जी, ये तरीका थोड़ी है। पहले रागिनी जवाब देगी, उसके बाद आपके पास आएंगे। 10 सेकंड और लूंगा, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा। रागिनी आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, अभी है समय आपके पास। नहीं, आपके पास समय, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन शहजाद मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक सवाल का जवाब बात नहीं आई है, आनंद जी से पूछने दीजिए, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे अपना बात कंप्लीट करने दीजिए। मुझे आपसे पूछना है, सवाल तो मैं पूछूंगा ना। आप मेरे रोल में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रोल में कोई नहीं जाना है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। सवाल तो मैं पूछूंगा ना, रोल आप ही कर सकते हैं। आपने कहा कि आप एंकर थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल आप पूछेंगे। अरे पर वो डिस्टर्ब करे और आप बीच में आ जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना डिबेट। वो तो रोक दिया ना उनको। कहां मुझे भी रोक रहे हैं। मैं सवाल दो। पूछना है, मैंने कहा कि मुझे आपसे सवाल पूछना है। अब पूछिए, फिर मौका मुझे दीजिए आपसे और सवाल बिना पूछना है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ चलिए, मैं लेकिन जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं इसमें कि आज की स्थिति में अगर ये डिलिमिटेशन का बिल आता है तो क्या आपके पास 360 लोग हैं? क्योंकि बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना कि 360 हमारे पास जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं। इतने लोग तो एक महीने में जिस तरीके से 30 विधायक, 30 सांसद जो एनडीए के खेमे में चले गए, तो इसी के वजह से लोगों को लग रहा है कि भले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है लेकिन आएगा जरूर। इसी के वजह से लग रहा है। ये बात सही है कि गलत है? अब मैं अपना जवाब दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। 30 सेकंड सिर्फ लूंगा, दू ना जवाब। आप 360 की बात कर रहे हो? दीजिए जल्दी। हाँ। आप 360 की बात कर रहे हो, हमारे पास 360 से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कैसे। हमारे साथ 140 करोड़ है। 140 करोड़ जनता विमेन रिजर्वेशन के साथ है। साहिल, थोड़ा मूड को समझिए इस बात को। बंगाल में जिसने गतिरोध पैदा किया वो समाप्त हो गए। और साहिल जी आखिरी बात देखिए, आनंद पार्लियामेंट में आकर वोट नहीं डाल सकती ना। डिस्टर्ब किया, अभी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे। आपने अभी प्रॉमिस किया मुझे। पूछ रहा हूं आपसे, मुझे मत करिए। दिस इज नॉट फेयर साहिल। आप रागिनी को ऐसे सुनते जैसे कि वो राग मल्हार सुना रही है और हमारी बात। अरे हाँ ठीक है, बोलिए। अरे महिला रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए, उसमें एक रागिनी है, तो उनको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना कभी कभी। क्यों भाई? महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है इसमें। अच्छा, तो उनकी पार्टी में उनका रिजर्वेशन कराओ ना। अब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, शहजाद जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी, रागिनी एक मिनट, उनको जवाब पूरा करने दीजिए। आनंद दुबे जी ने, रागिनी को शांत रहिए प्लीज, रागिनी को शांत करिए प्लीज। शहजाद आपकी बात खत्म करिए। देखिए ऐसा है, रागिनी जी की जो फ्रस्ट्रेशन और समस्या, उसका भी निदान हमारे थ्रू ही होगा। सांसद बनेगी किसी दिन होपफुली,
जब रिजर्वेशन आ जाएगा महिलाओं के लिए। अब पूरी बात करने दीजिए। आनंद दुबे जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए ये तोड़ के प्यार से ले जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या छगन भुजबल प्यार से गए थे कांग्रेस में 17 एमएलए लेके? आज जो एआईडीएमके के लोग तोड़े जा रहे हैं डीवी के कांग्रेस के द्वारा, वो प्यार से तोड़े जा रहे हैं। जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे वहां पे हम गुनहगार, और जहां पर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं वहां पर इनका मौन शिष्टाचार। 30 सेकंड आपके पास। देखिए, सबसे पहले शहजाद भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है और थोड़ा राग मल्हार में गा रही हूँ, तो सुन लो शहजाद, अभी तो बारिश की बहुत जरूरत है और वैसे भी मानसून सत्र आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं, आज सुनो, अब दूसरी बात पर आते हैं। अब अगर आईक्यू की बात की तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाली की गैस पर पकौड़े तलने पड़ेंगे, बादलों में होने पर रडार नहीं पकड़ा जाएगा। उनके हिसाब से 1 और 1 2 होता है कि 4 होता है, हमें मालूम नहीं। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री धारक के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अंत में भाई जो किसान कहता है ना कि मिट्टी से सोना बना दिया मैंने, आप उसको बलि दे रहे हैं, राहुल गांधी को आप उसको बलि दे रहे हैं जो किसान कहते हैं कि मिट्टी से सोना उगाना चाहिए। कुल मिलाकर यही स्थिति हमें सदन के भीतर भी दिखने को मिलने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, अलग अलग मुद्दों के साथ में अपने तीर चलाने के लिए तैयार है, और सरकार भी अलग अलग बिल्स की लिस्ट लेकर तैयार है। हालांकि उसमें परिसीमन का बिल आएगा या नहीं आएगा, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।